जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र छात्रा के लिए अति महत्वपूर्ण विषय और अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की इस अध्याय का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, जो अध्याय 2 से लिया गया है। तो बारी बारी से हम लोग थ्योरी के साथ साथ इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आ रहा है कि आय माने इनकम। इनकम क्या है? इनकम तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, शरीर से या दिमाग से कोई काम करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है, पारिश्रमिक मतलब मेहनत दिया जाता है, उसे हम लोग आय कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक बार पुनः हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक काम करता है, मान लीजिए कोई मजदूर अगर रिक्शा चलाता है तो वह शारीरिक काम करता है, और मानसिक काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि कोई ऑफिस में बैठ कर के और कंप्यूटर वगैरह सब चलाता है तो वह मानसिक कार्य करता है। तो दोनों के काम के बदले में जो भी उसे वो जो मेहनत करता है, उसकी जो मेहनत का जो पारिश्रमिक दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग आय कहेंगे। तो फिर पढ़ते हैं बिहार की आय के बारे में पढ़ेंगे, इनकम ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम क्या था? रेगनर नर्स के द्वारा बताया गया। क्या? गरीबी कुचक्र के रूप में व्यक्त किया गया। गरीबी को कुचक्र कहा। किसने कहा? तो रेगनर नर्स के द्वारा कहा गया था। बिहार के 38 जिलों में सर्वाधिक जो इनकम होती है ना, तो उसका नाम है पटना। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन रेगनर नर्स के द्वारा भी कहा गया था। ये बात अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो पाया जाता है ना बिहार के, तो बिहार के सबसे प्रति व्यक्ति आय जो पाया जाता है तो वह शिवहर का पाया जाता है। फिर भारत के 28 राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो पाया जाता है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पाने वाले राज्य का नाम है गोवा और दिल्ली। गोवा और दिल्ली में पर कैपिटा इनकम पीसीआई सर्वाधिक, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक देखने को मिलता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम, तो जो अति महत्वपूर्ण है खास करके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बिहार बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मान चलिए कोई व्यक्ति इस देश में काम करता है, उसके बदले में जो उसे मेहनत मिलती है और उसके बदले में जो उसका रुपये पैसा कुछ सरकार के द्वारा करता है, तो उसे राष्ट्रीय आय के रूप में जोड़ा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में अर्जित माने की रुपये पैसे जो आमदनी होती है उसकी कुल मात्रा को हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय आय। और किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। जो देश जितना विकसित होता है ना, तो उस देश की राष्ट्रीय आय जो वृद्धि विकास होती है, राष्ट्रीय आय पर ही वह देश वृद्धि विकास कहलाता है। तथा किसी देश में एक वर्ष में जितने भी वस्तु उत्पादन होता है और सेवा के मूल्य को जो आंका जाता है, तो उसे ही राष्ट्रीय आय के रूप में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सकल घरेलू उत्पादन, तो किसी देश, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कहते हैं। तो किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा दी जाती है ना, उसे सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जीडीपी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म कभी कभी बिहार बोर्ड के द्वारा फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, संक्षिप्त पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट। तो किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में हम लोग देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी भी कह सकते हैं, अर्थात इसका जो पूरा फुल फॉर्म नेम होगा
नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा और कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें जो खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को जब घटाया जाता है ना, तो उसे उस शेष बचा हुआ रुपए को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में हम लोग जानते हैं और इसका अंग्रेजी हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो भारत में सबसे पहले 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में सबसे पहले राष्ट्रीय विकास का प्रतिपादन किया। ये अति महत्वपूर्ण है। फिर पढ़ेंगे हम लोग भारत सरकार के द्वारा 1949 ईस्वी में महालोनविस मॉडल के आधार पर अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। फिर पढ़ते हम लोग प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम, इसको शॉर्टकट में PCI के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से जो भाग दिया जाता है ना, तो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं। और प्रति व्यक्ति आय बराबर प्रति व्यक्ति आय के सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बटा क्या होगा, देश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र कभी कभी पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या को ही प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कितनी कठिनाइयाँ होती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक तरह की कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले डाटा को एकत्रित करने में कठिनाई होती है, आंकड़ा को एकत्रित करने में कठिनाई होती है। तो पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में आंकते हैं और इस आंकड़े को एकत्रित करने में अनेक कठिनाई होती है। फिर आपको ध्यान रखना है दोहरी गणना की संभावना, जब गलत हो जाता है ना, आंकड़ा डाटा सब गलत हो जाता है, फिर से उसको मतलब कि दोबारा काउंटिंग किया जाता है। तो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों की उत्पादन और आय के आंकड़ों को एकत्रित करने और सरल काम नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़े देश होते हैं और बहुत सारी जनसंख्या होती है। चूँकि भौगोलिक और संसाधन की संरचना ऐसी होती है, कभी कभी एक ही आय को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिसके कारण दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है और इससे राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयाँ देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय कितना मापा गया था, तो 25,494 रुपये मापा गया था प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्ति का इनकम। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वित्तीय समय कहा जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इससे पहले भी थ्योरी में क्लियर था, तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो गोवा को। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना जिले को। उत्पादन एवं आय गणना विधि सर्वाधिक दृष्टिकोण से होती है, सहज रूप से होती है, वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, व्यवहारिक तरीके से की जाती है, तीनों तरीके से की जाती है। फिर हम लोग NCERT के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बिहार की 41.4 प्रति व्यक्ति आय गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। उत्पादन, आय एवं व्यय का चक्रीय समूह होता है। कौन समूह होता है? चक्रीय समूह होता है, का निर्माण करते भी है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, तो वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की गति पूरी हो पाती है। बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन 11.03% हो गया है। सही एवं गलत की चिन्ह को हम लोग पूरा करेंगे जो NCERT बुक से लिए हैं हम। तो राष्ट्रीय आय एवं दिए गए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है, तो ये सही हो जाएगा। उत्पादन, आय एवं व्यय मतलब कि आमदनी और खर्च एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला दूसरा गलत हो जाएगा। फिर भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, तो नहीं है।
क्योंकि जिस देश का प्रति व्यक्ति अधिक होता है वह देश क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। चूँकि अमेरिका यहाँ पर विकसित देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप है और इंडिया को उतना उसकी अपेक्षा इंडिया का नहीं है, इसलिए यहाँ पर अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक होगी, इसलिए यह आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये की गई थी, तो 20 रुपये की गई थी, जो ये सही है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो सही होगा। फिर आता है प्रश्न, संक्षिप्त रूप को पूरा करने के लिए प्रश्न आ रहा है, तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, फिर भी देखेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म, जी फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी अनुवाद जो होगा सकल घरेलू उत्पादन के रूप में हम लोग देखेंगे। फिर आता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को कहेंगे पर कैपिटा इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं। एनएसएसओ का फुल फॉर्म 3-4 नंबर का पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग जो है सो क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे और जो है सो भली बात पढ़ लेंगे। एनएसएसओ को फुल फॉर्म आएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन। सीएसओ फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिंदी नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर आता है जीएनपी फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब साफ है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन। जीएनपी फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। फिर आता है एनआई फॉर्म नेशनल इनकम। फिर आता है ईडीआई, इकोनॉमिक्स डेवलपिंग ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का राष्ट्रीय विकास। अब बारी बारी से हम लोग एनसीईआरटी के दूसरा अध्याय के अर्थव्यवस्था के दूसरा अध्याय के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को जिक्र करेंगे और भली भांति समझेंगे भी। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट द इनकम। तो आय वह माध्यम है, आय वह मापदंड कहा जाता है जिसके द्वारा देश की आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों को व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय की संपन्नता और विपन्नता की पहचान की जाती है। अर्थात जो आय से ही देश के गरीबी और अमीरी के बारे में जिक्र किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर जीडीपी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। किसी भी देश में दिए गए एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पादन के रूप में जानते हैं। फिर प्रश्न आ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है ना, तो जो भागफल आता है तो उसे ही प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर प्रश्न आ रहा है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। आर्थिक और उसमें अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया था। विश्व आर्थिक मंदी आया था कितने ईस्वी में, कितने ईस्वी में, तो 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंदी आया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में पढ़ेंगे। किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है और इस संस्था की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। वह भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय को आकलन इसमें किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती है। जैसे पहला पॉइंट हो गया आपको आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। फिर मतलब क्या चीज़ जो चूँकि आंकड़ा की जानकारी नहीं होने पर देश का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है और डाटा नहीं मिलने पर देश की गतिविधि होती है, देश का जो रिकॉर्ड होता है वह जो है सो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है उसके बारे में, जिसके कारण जो है सो आगे की ओर प्लानिंग नहीं किया जा पाता है। तो दोहरी गणना की संभावना जो होती है, चूँकि आय को 2 बार जोड़ लेने की आशंका बनी रहती है, उससे दोहरी गणना कहते हैं। अब मूल्यों को मापने में भी कठिनाई होती है क्योंकि डाटा नहीं रह पाते, जिस कारण चूँकि डाटा में ही सबकी मूल्य निर्धारण होती है, जिसके कारण मूल्य को मापने में भी कठिनाई होती है। तो दूसरा अध्याय एनसीईआरटी के 10वीं की अर्थव्यवस्था को हम भली प्रकार से समाप्त कर दिए हैं और फिर तीसरा अध्याय हम बहुत जल्द लेकर के इस चैनल पर आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी 10वीं से
और 11वीं 12वीं से जितने भी वीडियो रिलेटेड मेरे द्वारा बनाया जाएगा उस वह वीडियो आप तक पहुंच जा सके। तो विदा लेते हैं, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।